फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक ऑनलाइन करंट अकाउंट के बारे में कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, इस अकाउंट में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इस अकाउंट में नन मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न किया जाए तो नन मेंटेनेंस के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो एक तरह से ये एक जीरो बैलेंस करंट अकाउंट हुआ। इसके अलावा आपको फ्री क्यूआर कोड मिलेगा। अगर आप चाहें तो फ्री क्यूआर कोड ले सकते हैं ताकि अगर आप पेमेंट्स वगैरह रिसीव करना चाहें तो आसानी से पेमेंट रिसीव कर सकें क्यूआर कोड के ज़रिए से। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं क्यूआर कोड के ज़रिए से, यूपीआई के ज़रिए से, तो आप फ्री में क्यूआर कोड ले सकते हैं। वैसे तो आप खुद भी बना सकते हैं, क्यूआर कोड प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में भी मिलता है। इसके अलावा आपको 5 फ्री एनईएफटी और आरटीजीएस के ट्रांजैक्शन मिलते हैं ब्रांच से। अगर आप ब्रांच से एनईएफटी या फिर आरटीजीएस करना चाहें तो आपको महीने में 5 बारी फ्री लिमिट मिलेगी। उसके बाद जब आप करेंगे, मतलब 5 बार आप फ्री ट्रांजैक्शन कर लेंगे एनईएफटी या फिर आरटीजीएस ब्रांच से, तो उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाएगा। चार्जेस के बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। और आरटीजीएस और आईएमपीएस ऑनलाइन यानी कि मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग से करेंगे तो ये फ्री है टोटली। आपकी जितनी मर्जी आप उतनी बार ट्रांजैक्शन करें, ये आपको पूरा एकदम ऑनलाइन फ्री मिलता है। और फ्री कैश विड्रॉल्स मिलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की किसी भी ब्रांच से, फ्री में कैश निकाला जा सकता है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, अब तो व्हाट्सएप बैंकिंग भी आ गई है। तो ये थे इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को इंडिविजुअल्स ओपन कर सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 18 साल है। तो जिनकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर है वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है अगर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो। और अगर किसी कंपनी फर्म के नाम से ये अकाउंट ओपन किया जा रहा है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है, तो उसके लिए जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे हम ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस है। हम कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट से ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना है और उसके बाद मेन्यू वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको 3 लाइन्स मिलती है, मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर टैप करना है। अकाउंट्स पे आपको आना है, उसके बाद जो है आपको आना है करंट अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे और उसके बाद आपको ऑनलाइन करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप कर देना है। और यहाँ पे आपको ओपन ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहें तो यहाँ पे इंडिविजुअल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओपन ऑनलाइन वाले पे टैप करके इस तरह से लोकेशन आपको अलाउ करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं, जैसे कि फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है, इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। और उसके बाद आपको अपना पिन कोड इंटर करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना ब्रांच। यहाँ पे आपको ब्रांच दिखाया जाएगा पिन कोड के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल्स इंटर करके नेक्स्ट पे टैप करना होता है। इस तरह से ये अकाउंट ओपन होता है। हालांकि ये अकाउंट ओपनिंग का वीडियो नहीं है, लेकिन हमने आपको एक तरह से गाइड किया हुआ है कि कैसे आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मतलब कि हमने आपको इशारा दे दिया, हिंट दे दिया है कि आप ये अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो जो कुछ खास चार्जेस हैं, मतलब जो ज़रूरी चार्जेस हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूं। और बाकी अगर आप चार्जेस को डिटेल में जानना चाहें तो वो आप जो है चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे चार्जेस इस वीडियो में बताने लग जाऊँ, एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ ज़रूरी चार्जेस होते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो चार्जेस मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया गया था कि आरटीजीएस और एनईएफटी आपको ब्रांच से 5 बारी फ्री मिलेगा। तो फ्री लिमिट के बाद आपसे क्या चार्ज लिया जाएगा, आइए समझते हैं। तो आरटीजीएस ट्रांजैक्शन अगर 2 से 5 लाख के बीच का है तो ऐसे में 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज होगा। जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी लिया जाता है। पर ट्रांजैक्शन चार्ज होगा 20 रुपये प्लस जीएसटी अगर आरटीजीएस 2 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच का रहा तो मतलब ये है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 20 रुपये चार्ज देना होगा फ्री लिमिट के बाद। पर ट्रांजैक्शन 20 रुपये चार्ज होगा। और अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर का आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करेंगे तो 40 रुपये चार्ज आपको देना होगा पर ट्रांजैक्शन चार्ज। और अगर हम बात करें एनईएफटी की, तो अगर एनईएफटी का अमाउंट 10,000 रुपये तक है तब तो ऐसे में हमें 2 रुपये का चार्ज देना होगा। मतलब अगर हम ब्रांच से एनईएफटी करते हैं फ्री लिमिट के बाद
तो ऐसे में 10,000 रुपये तक का अमाउंट है एनईएफटी का, एनईएफटी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं 10,000 रुपये तक का अमाउंट है, तो 2 रुपये का चार्ज देना होगा पर ट्रांजेक्शन चार्ज। और अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट 10,000 से लेकर के 2 लाख के बीच का है तो ऐसे में हमें चार्ज देना होगा 4 रुपये। और अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट 2 लाख से ऊपर का है तो ऐसे में हमें 24 रुपये चार्ज देना होगा। यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में बात करी जा रही है जब 5 फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो जाती है, वो भी ब्रांच से जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनके बारे में बात हो रही है। और इसमें कोई एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, नील है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता है, अगर आप चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं। कैश विड्रॉल्स करने पे मतलब कि नगद निकासी करने पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो आप ब्रांच से करते हैं उस पर आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, नील चार्जेस। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं मतलब कि कैश जमा करते हैं तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा, फिर चाहे आप होम ब्रांच या फिर नॉन होम ब्रांच से करें। चार्ज होगा हर 1000 रुपये पे 3.5 रुपये, लेकिन कम से कम चार्ज होगा 50 रुपये। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कैलकुलेट किया जाएगा हर 1000 रुपये पे 3.5 रुपये, और अगर ये हर 1000 रुपये पे 3.5 रुपये का चार्ज 50 रुपये से कम आ रहा हो तो ऐसे में आपसे कम से कम 50 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अगर हर 1000 रुपये पे 3.5 रुपये का चार्ज जो है 50 रुपये से ज़्यादा हो तो ऐसे में आपसे हर 1000 रुपये पे 3.5 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। चेकबुक के बारे में बात करें तो पहले आपको कम चार्ज देना होगा, और फिर अगर आपको और ज़्यादा चेकबुक की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा चेक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। तो पर मंथ आपको 500 लीव्स के जो चेकबुक मिलेंगे, अगर आप अलग अलग चेकबुक ले रहे हैं, कभी 25 लीव्स, कभी 50 लीव्स, कभी 100 लीव्स की, इस तरह से आप चेकबुक ले रहे हैं और आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो आपको पर लीव का चार्ज देना होगा 2 रुपये। लेकिन अगर आप 500 लीव्स से ज़्यादा का चेकबुक ले रहे हैं महीने में ही, तो ऐसे में आपको चेक का चार्ज देना होगा, यानी कि हर लीव का चार्ज देना होगा, हर चेक का चार्ज देना होगा 3 रुपये। अगर आप महीने में 500 से भी ज़्यादा के लीव्स का चेकबुक ले रहे हैं तो आपको पर लीव का चार्ज देना होगा 3 रुपये। और अगर आप 500 लीव्स तक के ही चेकबुक ले रहे हैं तो पर लीव का चार्ज आपको देना होगा 2 रुपये। IMPS ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, उस पर चार्ज देना होता है। IMPS ट्रांजैक्शन पे आपको चार्ज कुछ इस तरह से देना होगा कि अगर ट्रांजैक्शन आपका है 1 लाख रुपए तक का, तब आपको 5 रुपये चार्ज देना होगा पर ट्रांजैक्शन, और अगर 1 लाख से ऊपर का है तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन। ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आप ATM से ट्रांजैक्शन करेंगे अपने डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड का इस्तेमाल करके, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज होगा 8.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर आप जो है कैश नहीं निकाल रहे हैं, जैसे कि आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, या फिर डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का पिन बदल रहे हैं, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 8.5 रुपये। और अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि कैश निकाल रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज। तो ये जो चार्ज था ये डोमेस्टिक ATM ट्रांजैक्शन चार्ज था। इंटरनेशनल ATM ट्रांजैक्शन चार्ज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप विदेश में जाकर के अपने ATM से ट्रांजैक्शन करेंगे तो चार्ज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, सिर्फ बैलेंस चेक कर लिया या फिर मिनी स्टेटमेंट देख लिया, तो उसके लिए भी चार्ज होगा 25 रुपये। और सारे फीस और चार्जेस पे GST भी लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। और इंटरनेशनल ATM कैश विड्रॉल चार्ज होगा 150 रुपये प्लस GST। अगर इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाए, यानी कि ATM ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाए, तो ऐसे में 25 रुपये का चार्ज देना होता है। कट जाएगा, वो बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट जाता है। डेबिट कार्ड की एनुअल फ़ी होगी 259 रुपये प्लस GST। और अगर आप डेबिट कार्ड को रिप्लेस या फिर री इशू कराते हैं तो उसके लिए भी चार्ज है 200 रुपये। जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ ताकि आप भूलें नहीं। अकाउंट क्लोजर चार्ज के बारे में बात करें तो अगर आप ये अकाउंट 30 दिनों से पहले क्लोज करवा लेते हैं, मतलब आपने अकाउंट ओपन किया और 30 दिनों के अंदर ही अंदर आपने अकाउंट बंद करवा लिया, तो कोई चार्ज नहीं होगा। या फिर 181 दिनों के बाद अगर आप ये अकाउंट क्लोज करवाते हैं तब आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है 30 दिन के बाद और 181 दिनों से पहले ही अपना ये अकाउंट क्लोज करवाना चाहें तो उसके लिए आपको 600 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर आपने चेक डिपॉजिट किया इस अकाउंट में और वो चेक आपका रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 100 रुपये। और अगर आपने इस अकाउंट से चेक इशू किया हुआ है और आपका वो चेक जो है बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 500 रुपये। जो वैल्यू एडेड SMS अलर्ट सर्विस आपको मिलती है वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ज देना होगा पर SMS का 50 पैसा, और अगर आप चाहें तो इसको बंद करवा सकते हैं। बाकी आपको जो OTP वगैरह आते हैं जब आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है तो वो सारे आपको SMS मिलते हैं। ये एक अलग सर्विस होती है, ये याद रखिएगा। जो वैल्यू एडेड SMS अलर्ट सर्विस होती है ये अलग सर्विस होती है। इसमें आपको डेली या फिर वीकली SMS मिलते हैं आपके बैंक अकाउंट बैलेंस के बारे में, या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट बैलेंस कम हो जाए तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है कि आपका बैंक अकाउंट बैलेंस कम है, बैलेंस मेंटेन कर लीजिए।
तो ये एक अलग सर्विस होती है और बाकी जो ज़रूरी SMS होते हैं जैसे कि OTP वगैरह तो वो आपको मिलते रहेंगे, RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो फ्री होते हैं। और फिजिकल स्टेटमेंट के लिए चार्ज लिया जाता है, लेकिन अगर आप जो ई स्टेटमेंट होता है मतलब कि जो ईमेल पे स्टेटमेंट मिलता है या फिर आप कह लीजिए वर्चुअल स्टेटमेंट, उससे काम चला लेंगे तो बहुत अच्छा है, उसके लिए चार्ज आपको नहीं देना होता है। और अगर आपको ATM पिन जनरेट करना है तो बेहतर है कि आप उसको ऑनलाइन कर लें, खुद से कर लें। अगर आप जो है ब्रांच से ATM पिन मंगवाते हैं, मतलब जाते हैं ब्रांच और रिक्वेस्ट करते हैं और आपको कुरियर के ज़रिए से ATM पिन भेजा जाता है तो उसके लिए चार्ज देना होता है 50 रुपये। तो अब तो ज़माना बदल चुका है, आप खुद से अपना पिन जनरेट कर लीजिए, आपको चार्ज नहीं देना होगा। तो दोस्तों ये तो कुछ खास फीस और चार्जेस इस अकाउंट के, वैसे तो और भी फीस और चार्जेस हैं, आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, आप चाहें तो इसके चार्जेस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको समझ ना आए तो आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में सभी चार्जेस को एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। तो ये था वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक ऑनलाइन करंट अकाउंट के बारे में। और अब आते हैं कंक्लूजन पर और समझते हैं कि ये बैंक अकाउंट कैसा है। तो मेरे ओपिनियन में तो ये बैंक अकाउंट बस ओके है, क्योंकि इस अकाउंट में चार्जेस जो है हर तरह के ट्रांजैक्शंस पे हैं, जगह जगह पे चार्जेस हैं। यहाँ पे जो ATM ट्रांजैक्शन चार्ज है वो भी कहीं पे मुझे दिखा नहीं कि फ्री लिमिट आपको मिल रही हो, चार्ज एकदम शुरू से ही। इसके अलावा IMPS ट्रांजैक्शन आप किसी भी तरह से करें, ऑनलाइन ऑफलाइन चार्ज देना होगा, तो चार्जेस तो खूब हैं। इवन जो आपको चेकबुक मिलता है उस चेकबुक पर भी आपको कोई फ्री चेकबुक नहीं दिया जाता, उस पर भी चार्ज आपसे लिया जाता है। तो भले ही नॉन मेंटेनेंस का चार्ज ना लिया जा रहा हो, लेकिन चार्जेस अच्छे खासे हैं इस बैंक अकाउंट के। तो ये अकाउंट मेरे ख्याल से UPI ट्रांजैक्शंस के लिए तो अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अगर UPI ट्रांजैक्शंस करने हो तब तो ये अकाउंट सही होगा। और ये याद रहे कि जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, ये मत भूलिएगा। तो ये अकाउंट UPI ट्रांजैक्शंस के लिए तो सही होगा, लेकिन अगर आप ब्रांच के ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब ब्रांच से जाकर के ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उसके लिए ये अकाउंट मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं होगा। और अगर आप इस अकाउंट से IMPS ट्रांजैक्शंस भी करेंगे, जो कि हम अक्सर करते रहते हैं, तो भी ये अकाउंट सूटेबल नहीं होगा। तो मेरी नज़र में ये बैंक अकाउंट बस ओके है। और करंट अकाउंट के बारे में हमें ये पता होना चाहिए है कि करंट अकाउंट में जो बैलेंस मौजूद होता है उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे हमें सेविंग्स अकाउंट में मिलता है वैसे हमें करंट अकाउंट में नहीं मिलता है। इसके अलावा करंट अकाउंट होता है ट्रांजैक्शंस के लिए, जब हमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो वहाँ पे हमारा सेविंग्स अकाउंट काम नहीं देता है, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है करंट अकाउंट की। इसके अलावा कुछ करंट अकाउंट में हो सकता है कि आपको बैंक ऐसा फीचर देते हो कि आपको इंटरेस्ट मिलता हो, लेकिन आमतौर पर करंट अकाउंट का यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एक तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर करंट अकाउंट में बैलेंस है आपका, तो और दूसरे आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या फिर अकाउंट कीपिंग चार्ज इस तरह का चार्ज देना होता है। हालांकि इस अकाउंट में तो इस तरह का चार्ज नज़र नहीं आया, लेकिन दूसरे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि बैंक ने इस तरह से वो सारे चार्जेस कवर किए हों। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये अकाउंट ठीक ही है, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक रेगुलर करंट अकाउंट में वैसे भी हमें 10,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं, कुछ बैंक में हो सकता है कि 25,000 रुपये मेंटेन करना होता हो। तो इसलिए अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो ये अकाउंट ठीक है। अब जिनको 10,000 रुपये मेंटेन नहीं करने हैं उनके लिए तो अकाउंट सही होगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इस अकाउंट को लेकर के, इस करंट अकाउंट को लेकर के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। और हाँ, इससे बेहतर आपके पास एक ऑप्शन है जो कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल करंट अकाउंट है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। वो भी कुछ इसी कैटेगरी में आने वाला बैंक अकाउंट है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी हाँ, दोनों बैंकों में फ़र्क है। एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और बैंक की ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, मतलब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हैं। और दूसरे ये कोटक महिंद्रा बैंक इससे काफ़ी बड़ा बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो फिलहाल तो कोटक महिंद्रा बैंक बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक की सर्विसेज आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेंगी, क्योंकि ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं और ATM भी इनके ज़्यादा हैं। बाकी आपका क्या मानना है इस करंट अकाउंट के बारे में, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट यानी कि कोटक 811 अकाउंट ओपन करना हो तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक्स दे दिए हैं, आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं।